द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टैटिस्टिक्स। इसका एक और नाम है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो पहले हम जान लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स एक्चुअली है क्या। इट डील्स विथ द कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। लास्ट ईयर में जुलाई महीने में कितना बारिश हुआ है इन 31 डेज, है ना। जुलाई महीने में जो 31 डेज है, उस डेज में हर एक दिन मान लो बारिश का जो 1 मिलीमीटर का वैल्यू होता है कि कौन से दिन में कितना बारिश हुआ है, उसका एक डेटा यहाँ पे 31 डेज का दिया हुआ है। उसमें से हम लोगों को एनालिसिस करना होता है कि कब बारिश ज्यादा हुआ, कौन से दिन बारिश बिल्कुल नहीं हुआ, एवरेज बारिश कितना हुआ है, उस साल का एवरेज कितना है बारिश का, सारा 12 मंथ्स का बारिश का जितना भी रेनफॉल हुआ है वो सब कैलकुलेशन करके। तो बेसिकली इस तरह का डेटा एनालिसिस हमेशा जनरल स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स? देयर आर डिफरेंट वेज एंड इन दिस सिलेबस वी विल लर्न अबाउट 3 मेजरमेंट्स। वो क्या है? मीन, मीडियन एंड मोड, ठीक है। वन बाय वन हम इसको सीखेंगे। पहले आ जाते हैं हम, फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है मीन। मीन एक्चुअली क्या होता है? सिंपल वर्ड में मीन को बोला जाता है एवरेज, ठीक है। तो मीन, इसका एक और भी नाम है एरिथमेटिक मीन। जो भी दिया रहेगा सेम ही है, मीन और एरिथमेटिक मीन में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मीन क्या हुआ? मीन इज द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन is obtained by dividing the sum of the values of all the observations by the total number of observation, ठीक है। तो इसका एक्चुअली एक्सप्लेनेशन क्या है? ये तो हो गया डेफिनेशन। तो एक जनरल एग्जांपल मैं यहाँ पे देती हूँ, ठीक है। मान लो तुम्हारे क्लास में 10 मार्क्स का एग्जाम हुआ है, ठीक है। 5 स्टूडेंट ने वो एग्जाम दिया है। तो 10 मार्क्स में किसी को मिला 5, किसी को मिला 8, किसी को मिला 10, किसी को मिला 7 और किसी को मिला मान लो 4। ये 5 स्टूडेंट्स थे और पांचों ने ये एग्जाम देने के बाद ये मार्क्स स्कोर किया है। तो अगर तुमको बोला जाएगा कि इसका मीन निकालो, इसका मतलब क्या होता है? यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर देयर, 5 ऑब्जर्वेशंस और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब इन पांचों का सम करो। This is the sum of observation and divide it by the number of observation। तो यहाँ पे ये जो पांचों नंबर दिया हुआ है, पहले इसका सम निकालो, फिर उसको 5 देके डिवाइड करो, जो भी आएगा वो हो जाएगा मीन, ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल नंबर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं रॉ डेटा। ये है रॉ डेटा, जहाँ पे हर एक पर्सन का इंडिविजुअल मार्क्स दिया हुआ है। दिस इज कॉल्ड रॉ डेटा। तो इस तरह का रॉ डेटा अगर दिया रहेगा तो इसके ऊपर अगर तुमको फाइंड आउट करना है मीन, तो सिंपली क्या करो, देखो यहाँ पे मैंने किया है इंडिविजुअल जो भी वैल्यूज है उसको मैंने ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे ये x1, x2, x3 ये एक्चुअली है क्या? ये यही है। अकॉर्डिंग टू माई एग्जाम्पल ये तो ये है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन। x1 क्या है? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, x2 है सेकेंड ऑब्जर्वेशन, x3 थर्ड ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे इस तरह से n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। ये n डिपेंड करेगा तुम कितने स्टूडेंट्स का डेटा ले रहे हो। मैंने 5 स्टूडेंट का लिया है तो मेरे हिसाब से तो n हो गया 5। 10 स्टूडेंट का लोगे तो n 10 हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और जो भी होगा उसी को यहाँ से डिवाइड कर देंगे। जो आएगा वही हो जाएगा हमारा एरिथमेटिक मीन या फिर सिर्फ मीन। इसका सिंबल है x और ऊपर ये साइन बार, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे मैं 1/n को कॉमन ले लेती हूँ बाहर। 1/n को अगर मैंने बाहर ले लिया तो रह जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3, इस तरह से xn तक ऐड हो रहा है। तो ये जो 1 2 3 इसको अगर मैं i डिनोट कर देती हूँ तो देखो मैंने x ऑफ i को ऐड किया है। तो ये है समेशन साइन, मतलब साम करो किसका? x ऑफ i का। ये i एक्चुअली क्या है? ये सबस्क्रिप्ट है, डिफरेंट टर्म्स है, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस है। तो ऑब्जर्वेशन शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 से। तो मैंने यहाँ पे दिया है 1 और कहाँ तक जा रहा है? n तक। तो ये होता है अपर लिमिट n, ठीक है। 1 से n तक जा रहा है और जो भी ऑब्जर्वेशन 1 से n तक है उन सबको हम इसको क्या करना होगा? यहाँ पे साम करने के बाद जो भी साम आएगा उसको मैं n से कर दूंगी डिवाइड। ये हो गया जो भी रॉ डेटा, इंडिविजुअल डेटा दिया रहेगा उसका मीन। नेक्स्ट चलते हैं, अगर इंडिविजुअल डेटा नहीं दिया रहेगा तो फिर और भी डिफरेंट प्रोसेसेस होंगे, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। अभी मीन का सेकेंड ऑप्शन है फॉर अनग्रुप्ड डेटा।
पहले हमने रॉ डेटा सीख लिया, अभी हम सीखेंगे अनग्रुप डेटा। ये अनग्रुप डेटा एक्चुअली क्या है देखो। तो पहले एग्जांपल में मैंने दिखाया था कि किसी एक स्टूडेंट को 5 मार्क्स मिला है, किसी एक स्टूडेंट को 10 मार्क्स मिला है, किसी एक स्टूडेंट को 7 मार्क्स मिला है। वो था रॉ डेटा, इंडिविजुअल स्टूडेंट का डेटा था। अभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्लास में एग्जाम हुआ हो 10 मार्क्स का, जिसमें से 6 स्टूडेंट्स, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, 6 स्टूडेंट्स को मार्क्स मिला है 5, ऐसा हो सकता है ना। एक ही मार्क्स है 5 जो 6 स्टूडेंट को मिला है। उसी तरह से 10 मार्क्स मान लो 3 स्टूडेंट को मिला है। उसी तरह से मान लो 7 मार्क्स यहाँ पे मैं ले लेती हूँ, चलो 6 स्टूडेंट्स को मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स कितने हो गए फिर? टोटल हो गया 50। लेकिन मेरे पिछले एग्जाम्पल में क्या था, 5 स्टूडेंट थे और 5 इंडिविजुअल नंबर मैंने लिखा था। यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, 5 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को? 6। 10 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को? 3। 7 मार्क्स मिले हैं कितने स्टूडेंट्स को? 6। इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए? यहाँ पे इसको ऐड करो, दैट इज दिस वन, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन। F1, F2, F3 जितने भी सारे नीचे दिया हुआ है, ये होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एग्जाम में। तो वो हो गया ये पोर्शन, इसका सम। तो इट इज माई F1, इट इज माई F2 एंड इट इज माई F3, ठीक है। इस तरह से n नंबर ऑफ टर्म्स ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। तो इसका सम ये हो गया, ये f ऑफ i, जहाँ से मैं 1 से n तक सम करूंगी। यहाँ पे अगर मैं 3 एग्जाम्पल्स लेती हूँ तो मेरा 1 2 3 f ऑफ 3 तक जाएगा। उससे ज़्यादा हो गया तो 4 5 6 करके इंक्रीज होगा, ये जाएगा अप टू n तक। ये पार्ट क्लियर हो गया। अभी आ जाते हैं न्यूमरेटर वाले पार्ट में। क्या लिखा है मैंने? F1 इंटू x1। देखो जब मैं इंडिविजुअल सम कर रही थी तब मैंने क्या किया, किसी स्टूडेंट को मिला है 5, किसी को मिला है 10, किसी को मिला है 7। अगर एक एक स्टूडेंट होते तो सम ऑफ दीज मार्क्स क्या होता? इन सब का मैं सम कर देती रॉ डेटा के हिसाब से। तो यहाँ पे कितना होता सम? 22। एक ही नंबर को एक ही बार ऐड किया है मैंने, क्योंकि 5 एक ही को मिला था, 10 एक ही को मिला था, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पे सम होता है 22। लेकिन यहाँ पे अगर मैं मार्क्स का सम करने जाऊँ तो ये मार्क्स का सम क्या सिर्फ ये होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि नंबर 5 मार्क्स एक स्टूडेंट को नहीं मिला है, 6 स्टूडेंट को मिला है। तो फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट को अगर 5 मार्क्स मिलता है तो 6 स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिलता है? 30। इसका मतलब इसका प्रोडक्ट हो जाएगा ना, 5 इंटू 6 30 मार्क्स हो गया। फिर 10 कितने को मिले हैं? 3 स्टूडेंट्स को, तो फिर 3 इंटू 10 हो जाएगा ना, इतना मार्क्स हुआ। फिर 7 कितने मिले हैं? 6, तो 6 इंटू 7, तो अभी ये होगा टोटल मार्क्स। तो ये सारे क्या है? ये है एक्चुअली x1 वैल्यूज। तो टोटल मार्क्स किस तरह से मिल रहा है? दोनों को प्रोडक्ट करो और फिर उसको जोड़ो, तब जाके सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस मिलेगा। तो इसके लिए F1 के साथ x1 को प्रोडक्ट कर रहा है यहाँ पे, फिर F2 के साथ x2 का प्रोडक्ट। इस तरह से सारे के सारे करस्पॉन्डिंग टर्म्स और फ्रीक्वेंसीज प्रोडक्ट हो जाएंगे और फिर उसका सम करना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। F1 इंटू x1, F2 इंटू x2, इस तरह से किया करते हुए जा रहे हैं हम, और उसको n टर्म्स तक हम लेके जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे f ऑफ i x ऑफ i है, जहाँ पे i का टर्म 1 से n तक है। ये हो गया अनग्रुप डेटा के लिए। ग्रुप नहीं है, देखो इंडिविजुअल वैल्यूज मैंने दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम आएंगे ग्रुप डेटा में। तो ग्रुप डेटा का पार्ट क्या है मैं अलग से बताऊंगी। यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज मोर देन 1 है, लेकिन वैल्यूज इंडिविजुअल है, एक एक करके वैल्यू दिया हुआ है, 5 10 15 ऐसा कुछ। जब ग्रुप डेटा आएगा तब रेंज ऑफ डेटा यूज करके हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो यह तक का कंसेप्ट क्लियर हो गया ना। अभी मैं आती हूँ नेक्स्ट पार्ट। तो हम लोगों ने मीन सीखा फर्स्ट रॉ डेटा के ऊपर, सेकेंड सीखा हमने अनग्रुप डेटा, मतलब इंडिविजुअल डेटा दिया रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसीज 1 से ज्यादा है। अभी हम जाएंगे ग्रुप डेटा, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में आओ, वीडियो डाउन करो तो डायरेक्ट मेथड अज्यूमिंग मेथड। हां डायरेक्ट, इसमें तीन ऑप्शंस है। तो नेक्स्ट एग्जांपल में हम आ जाते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। नेक्स्ट प्रोसेस है फॉर ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा एक्चुअली है क्या?
मान लो मार्क्स दिया हुआ है और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्टूडेंट एग्जाम में, वो भी हमको निकालना है। अभी मार्क्स को इंडिविजुअल वैल्यू नहीं दिया हुआ है कि 15 कितने को मिला है, 10 कितने को मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। रेंज बोला गया है, 0 से 10 मिला है मान लो 5 स्टूडेंट्स को, तो 0 से 10 मतलब इसमें 7 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल लिखने जाओगे तो बहुत आ जाएगा ना, एक लिस्ट बन जाएगा। यहाँ पे मान लो यहाँ पे किसी को मिला है 5 स्टूडेंट है ना, किसी को मिला है 8, किसी को मिला है 0, किसी को मिला है 7, किसी को मिला है 9, किसी को मिला है 5। अगर 5 स्टूडेंट को इस तरह से मिलेगा तो ये तो लिस्ट बन जाएगा एक। फिर उसके बाद उसी तरह से 10 से 20 तक होगा, 20 से 30 तक होगा, एक लिस्ट बन जाएगा बहुत बड़ा। इंडिविजुअल डेटा जहाँ पे रेंज ऑफ डेटा बहुत हायर होता है, ग्रेट होता है। जैसे कि पिछले एग्जाम्पल में मैंने 1 से 10 तक के बीच में लिया था, तो किसी भी स्टूडेंट को 1 से 10 तक के बीच में मिल रहा है। अभी मान लो एग्जाम हुआ है 100 में, जब 10 में एग्जाम हो रहा था मैं 10 नंबर यहाँ पे 1 2 3 4 करके लिख सकती थी। मान लो एग्जाम हुआ है 100 में, तो क्या तुमको जो 1 मिलेगा, जिसको 10 मिलेगा, जिसको 15 मिलेगा, पता नहीं तो फिर तुमको 1 से 100 तक लिखना होगा, 100 तक, वो तो बहुत लेंथी टेबल बन जाएगा फिर। तो तब हम क्या करेंगे, उसको शॉर्ट कर लेंगे इस तरह से रेंज बना के। पहले हमने कर लिया 0 to 10, फिर तुम करो 10 to 20, और छोटा करना चाहो तो यहाँ से 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, इस तरह से भी कर सकते हो। जिस तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, उस अगर दिया ही है क्वेश्चन में तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं दिया हुआ है तो तुम रेंज अपने हिसाब से भी बना सकते हो। तो इस तरह का रेंज अगर दिया रहेगा तो वो हो जाता है ग्रुप डेटा। जैसे कि 0 से 10 मिला है 5 लोगों को, 10 से 20 मिला है मान लो 15 स्टूडेंट्स को, 20 से 30 मिला है 20 स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है एग्जाम में? 40। और निकालना है तुमको सम। अभी ये सम तुम कैसे निकालोगे? यहाँ तो इंडिविजुअल नंबर नहीं दिया हुआ है, जिस तरह से पहले दिया हुआ था मैंने प्रोडक्ट करके कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो इसका प्रोसेस तुमको अलग से करना होगा। तो इस तरह का रेंज दिया रहेगा तो तब हम यूज करेंगे डायरेक्ट मेथड, और ये हो गया इसका फॉर्मूला उसी की तरह सेम है, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इसका प्रोसेस क्या होगा विद एग्जाम्पल हम इसको समझेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसके जो और 2 मेथड है, ये ग्रुप डेटा का एक मेथड तो मैंने लिख दिया यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, 2 मेथड्स और भी होंगे, तो मैं पहले उसका लिस्ट आउट कर लेती हूँ, फॉर्मूलाज लिख लेते हैं, फिर प्रोसेस में जाएंगे। ग्रुप डेटा का पहला ऑप्शन हम लोगों ने सीख लिया है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड, तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। कंसेप्ट सेम है, जब तुमको कोई रेंज दिया रहेगा, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में भी बताया है, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मार्क्स, इस तरह से अगर रेंज दिया रहता है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे मान लो 15 या फिर 20, इस तरह का रेंज दिया हुआ है और कितने इतने रेंज में किस स्टूडेंट को नंबर मिला है उसका भी टेबल दिया हुआ है, तब जाके हम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हैं, नंबर 1 ऑप्शन में दिखाया, एज्यूम्ड मीन मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस यूज करके रेंज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर सकते हैं स्टैटिस्टिक्स का मीन निकालने के लिए। तो डायरेक्ट मेथड तो ऑलरेडी समझा गया है, मीन जब तुम एज्यूम्ड मीन मेथड करके करोगे तब ये फॉर्मूला यूज होगा, ये मीन। ए क्या है एक्चुअली एज्यूम्ड मीन, जो भी नंबर्स तुमको दिया रहेगा रेंज में, यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है इसमें से एक मिडिल वैल्यू तुम लोगों को हर एक पार्ट में निकाल लेना है। इसका मिडिल वैल्यू है 5, इसका मिडिल वैल्यू है 15, इसका मिडिल वैल्यू है 25, उस तरह से कोई एक मिडिल वैल्यू सारे के सारे एलिमेंट्स का निकाल लेना है यहाँ पे, और उसके बाद उसमें से किसी भी एक को तुमको एज्यूम्ड मीन कंसीडर करना है। तो ये सब जब मैं एग्जाम्पल देके समझाऊंगी तो ये और क्लियर हो जाएगा, और वो एज्यूम्ड मीन ऐड करना है, और यहाँ पे डी ऑफ आई एफ ऑफ आई के साथ प्रोडक्ट होगा इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ आई। जनरली हम लोग क्या करते हैं, एक्स ऑफ आई एफ ऑफ आई के साथ प्रोडक्ट कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम डी ऑफ आई प्रोडक्ट करेंगे। तो ये डी ऑफ आई एक्चुअली है क्या, एक्स ऑफ आई से जो तुम एज्यूम्ड मीन ले रहे हो उसको माइनस करना होगा। ये हो गया ये प्रोसेस। दूसरा वाला जो प्रोसेस है वो होता है स्टेप डेविएशन प्रोसेस, ये इससे भी शॉर्टकट कैलकुलेशन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ए तो एज्यूम्ड मीन रहेगा, और यहाँ पे देखो जो एक्स ऑफ आई या फिर डी ऑफ आई था उसके बदले यहाँ पे क्या है यू ऑफ आई दिया हुआ, ये यू ऑफ आई एक्चुअली क्या है, फिर एक्स ऑफ आई से एज्यूम्ड मीन को माइनस करो और उसको डिवाइड करो क्लास साइज या फिर क्लास विड्थ से, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोसेस मैं एग्जाम्पल के हिसाब से 1 by 1 तुम लोगों को समझाऊंगी। कोई एक एग्जाम्पल लूंगी और उसको पहले डायरेक्ट मेथड
फिर एज्यूम्ड मीन मेथड और फिर स्टेट डेविएशन मेथड से समझाऊंगी, ठीक है। अच्छा, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, ये गिवन है। यहाँ पे ये जो टेबल दिया हुआ है इसमें से मीन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये बोलो पहले, ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है? अनग्रुप्ड। ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है? अनग्रुप डेटा है, क्योंकि रेंज तो दिया नहीं है यहाँ पे, तो फिर ये अनग्रुप डेटा हुआ। तो अभी अनग्रुप डेटा में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो भी मोर देन 1 है। जैसे कि 10 जो वैल्यू है उसके लिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है? 7 टाइम्स, तो ये मोर देन 1 है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे पहले बताओ। फॉर्मूला FI/XI by FI/XI बाई समेशन साइन देना है, तो समेशन करना है। अच्छा, 1 से लेके n टर्म तक, वो सब नीचे सेटे तो बोल रहे हैं 1 से लेके n टर्म तक, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी सारे टर्म्स होंगे मैं 1 से लेके उसको प्रोडक्ट कर दूंगी इस तरह से। तो पहले टेबल को मैंने टेबल में सजा लेती हूँ पहले। तो ये हो गया x ऑफ i, ये है f ऑफ i, और यहाँ पे मुझको प्रोडक्ट करना है f ऑफ i और x ऑफ i न्यूमरेटर के लिए। पहले प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट, तो पहले प्रोडक्ट करूंगी फिर सम, ठीक है। तो वैल्यू जो जो दिया हुआ है वो मैं पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे। ये कुछ 89 दिया हुआ है, 99 दिया होता तो कैलकुलेशन कितना इजी हो जाता है ना। उनको ऐसी चीजें पसंद नहीं है। तो सही है। अब इस नॉर्मल मल्टीप्लाई तो करना है। अभी इसको सिर्फ सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हो जाता है 70, 240, 500। अगर प्रोडक्ट में कहीं पे कुछ गलती हो जाए तो देख लेना जरा एक बार। 890। इसको सम अप करेंगे हम पहले। यहाँ पे देखो f ऑफ i x ऑफ i का सम कर लेना है, तो इसका सम करो। ये तो f ऑफ i x ऑफ i है, सम करो इसका। ये हो जाता है 0, ये 4, 8, 4, 8, 5, ये होता है 3, 5, 6, 7, और ये हो जाता है 1, 1, 2। देखो तो ये आ रहा है 2750। उसके बाद क्या है, डिनोमिनेटर में है सम ऑफ f ऑफ i। तो f ऑफ i मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम, इसका सम, इसका सम करो। ये हो गया 5, 3 और 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, चलो 50, ठीक है। Therefore मीन कितना हुआ? फॉर्मूला लिख लेना यहाँ पे 1 से लेके n तक f ऑफ i x ऑफ i बाई सम ऑफ f ऑफ i। तो f ऑफ i और x ऑफ i का सम आया है 2750, और ये होता है 50। f ऑफ i का सम है 50, इसको कैलकुलेट करोगे तो 55। देखो मीन मेरा यहाँ पे निकल गया है, वो है कितना? 55, ठीक है। Second question, calculate the mean of the scores of 20 students in a mathematics test। मार्क्स यहाँ पे दिया हुआ है, देखो 10 से 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60। और फ्रीक्वेंसीज भी दिया हुआ है कि 10 से लेके 20 तक के बीच में का जो नंबर होता है वो कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 2 स्टूडेंट्स को। 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 4 स्टूडेंट्स को। इस तरह से इसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अभी क्योंकि ये रेंज दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कौन सा वाला ग्रुप या ग्रुप डेटा। ये ग्रुप डेटा का जो प्रोसेस है, ग्रुप डेटा उसमें आएगा। ग्रुप डेटा का 3 प्रोसेस होता है। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 अज्यूमिंग मेथड, नंबर 3 स्टेप डेविएशन। तो हम ये वाला जो क्वेश्चन है तीनों प्रोसेस में ही इसको सॉल्व करेंगे। सेम क्वेश्चन है, तीनों प्रोसेस में ही इसको सॉल्व करेंगे। एग्जाम में अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया रहेगा तो तीनों में से कोई भी एक प्रोसेस यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन किया रहेगा कि इसी प्रोसेस को देके करना है तो तीनों में से जो प्रोसेस मेंशन किया रहेगा उसी को देके करना होगा। क्लियर?
ये वाला क्वेश्चन मैं तीनों प्रोसेस में ही करूंगी। नंबर 1 डायरेक्ट मेथड स्टार्ट करते हैं, फिर इसका आंसर। नंबर 1 इज डायरेक्ट मेथड। सारे के सारे इसी प्रॉब्लम में से सीख लो तो फिर कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर पाओगे। पहले हम करेंगे डायरेक्ट मेथड। टेबल बना लेते हैं। मार्क्स दिया हुआ है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, पहले मार्क्स जो दिया हुआ था वो मैंने लिख लिया। अभी फ्रीक्वेंसी जो है ना वो तो इसके साथ प्रोडक्ट करना होता है, तो प्रोडक्ट मैं किसके साथ करूँ, 10 के साथ या 20 के साथ या किसके साथ? रेंज दिया हुआ है तो इसमें से बीच का जो वैल्यू होता है, मिडिल वैल्यू, दैट इज कॉल्ड क्लास मार्क्स, वो निकाल लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, क्लास मार्क्स निकाल लेती हूँ, जिसको मैं एक साइड देके डिनोट करूंगी। यहाँ पे एक साइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एक्स ऑफ आई एक्चुअली एक वैल्यू पता नहीं है, तो इसमें से मिडिल वैल्यू मुझको निकालना है। 10 और 15 का 10 और 20 का मिडिल वैल्यू है 15, उसी तरह से इसका मिडिल वैल्यू है 25, इसका हो गया 35, इट इज 45 एंड इट इज 55। इस तरह से डिवाइड कर लेती हूँ, नीचे आ रहा है, लाइन गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, चलो ये हो गया मेरा क्लास मार्क। अभी है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट था ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो था वही हो गया मेरा फ्रीक्वेंसी, एफ ऑफ आई। क्या क्या गिवन है, 2 4 7 6 1। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम, एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई को प्रोडक्ट कर देंगे। चलो इसका प्रोडक्ट करो, बताओ प्रोडक्ट बताओ। यहाँ पे 30, 100, 245, 270 और 55। इसका सम अप कितना हुआ, 700 और इसका तो 20 है। तो फिर यहाँ पे मैं कर देती हूँ मीन। मीन कितना है, समेशन ऑफ आई 1 से n तक, एफ ऑफ आई एक्स ऑफ आई अपॉन समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 इन एफ ऑफ आई। ठीक है, तो अभी देखो एफ ऑफ आई और एक्स ऑफ आई का सम है 700 और एफ ऑफ आई का सम है 20, तो यहाँ पे होगा 700 और यहाँ पे होगा 20, तो ये हो गया 35। तो मीन ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस टेबल यूजिंग डायरेक्ट मेथड इज 35। अभी हम सीखेंगे इसके बाद नेक्स्ट एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड यूजिंग द सेम क्वेश्चन। तो अब हम आ गए हैं इसका सेकंड प्रोसेस लेके, एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड। पहले तो जो मार्क्स गिवन है वो सेम है, जो फ्रीक्वेंसीज गिवन है वो भी सेम है, और क्योंकि रेंज दिया हुआ है तो पिछले वाले एग्जाम्पल में डायरेक्ट मेथड में जिस तरह से हम लोगों ने क्लास मार्क्स निकाला था वो भी सेम है। तो पहले मार्क्स जो गिवन है वो लिख लेना होता है, उसके बाद हम क्लास मार्क्स एक्स ऑफ आई निकालेंगे, इसमें से जो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू होगा वो दैट इज 15, 25, 35, 45 एंड 55, दोनों का सारे के सारे जो गिवन है डेटा उसका मिडिल वैल्यू मैंने ले लिया है, दैट इज एक्स ऑफ आई। और फ्रीक्वेंसी से एफ ऑफ आई भी तो गिवन था यहाँ पे 2 4 7 6 1, वो भी सेम है। ठीक है, यहाँ तक सेम है। यहाँ पे एक चीज है जहाँ पे हमको डी ऑफ आई कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने फॉर्मूला में डाल दिया यहाँ पे। देखो बस इसको ड्रॉ कर लेती हूँ पहले। ठीक है, डी ऑफ आई क्या है, एक्स ऑफ आई माइनस ए। नाउ व्हाट इज दिस ए? ए इज एज्यूम्ड मीन, तो पहले ए का वैल्यू यहाँ पे लिख लो। ए इज एज्यूम्ड मीन। एज्यूम्ड मीन क्या होता है, देखो अच्छी तरह से समझो, जो मैंने क्लास मार्क्स निकाला है इसका एकदम मिडिल वैल्यू या फिर नियर बाय मिडिल वैल्यू लेना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5, एकदम मिडिल में है ये, तो ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन।
अगर यहाँ पे 6 वैल्यू होते, 5 दिया हुआ है तो उसमें तो एग्जैक्ट मिडिल निकालना बहुत इजी है। अगर 6 वैल्यू दिया रहता है यहाँ पे तो आइदर थर्ड वाला या फिर फोर्थ वाला ले लो, कोई भी एक ले लो, ठीक है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे 5 एलिमेंट्स दिया हुआ था तो मैंने ले लिया एकदम बीच वाला 35। तो ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन। नाउ लुक इट वेरी केयरफुली। एक्स ऑफ आई मैं फर्स्ट वाला फिलअप कर रही होगी, तो एक्स ऑफ आई कौन सा है मेरा 15। एक्स ऑफ आई जगह के लिख दिया मैंने 15 और ए कितना है 35, ठीक है। बाकी सारे के सारे इस तरह से पहले फिलअप कर लेना है। 25 और एज्यूम मीन 35, 35 और एज्यूम मीन है -35, 45 और एज्यूम मीन है -35, 55 और एज्यूम मीन है -35। पहले लिख लो, कैलकुलेशन अभी करना जरूरी नहीं है, पहले लिख लो, वरना कैलकुलेशन करते हुए नेक्स्ट टाइम में आओगे तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। 1 बाय 1 सारे के सारे यहाँ पे लिख लो, -35 -35 कर दिया। अभी कैलकुलेशन करो, ये कितना होता है -20 ना, -20, ये हो गया -10, दिस इज 0, दिस इज 10 एंड दिस इज 20, ठीक है। एफ ऑफ आई के साथ अभी हम डी ऑफ आई प्रोडक्ट करेंगे इंस्टेड ऑफ एक्स ऑफ आई, ठीक है। मतलब इन दोनों को प्रोडक्ट नहीं करेंगे, इसका प्रोडक्ट होता है डायरेक्ट मेथड में, अभी हम प्रोडक्ट करेंगे इन दोनों का, ठीक है। देखो 2 × -20 -40, 4 × -10 ये 10 है हाँ, -40, 7 × 0 0, 6 × 10 60 एंड 1 × 20 80। अभी अच्छी तरह से देखो, ये तो 0 हो रहा है ना, कि 0 हो गया। और एफ ऑफ आई कितना आया था 20 ना, एफ ऑफ आई का सम तो 20 है, ठीक है। चलो अभी मेरे यहाँ पे तो नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ मीन का वैल्यू क्या था, a प्लस समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n f of I d of I अपॉन समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n f of I, ये था फॉर्मूला। तो मीन कितना दिया है मैंने 35, तो एज्यूम मीन यहाँ पे कितना आया 35, और ये जो एफ ऑफ आई डी ऑफ आई है इसका सम कितना आया है 0, एफ ऑफ आई का सम कितना आया है 20, तो 0/20 इज 0, उसके साथ 35 ऐड करने से हो रहा है 35। तो ये हो गया यहाँ पे इस क्वेश्चन का मीन यूजिंग एज्यूम मीन और शॉर्टकट मेथड, ठीक है। Okay, so using the same table, we will now do it using step deviation method. Step deviation method यूज करके भी मीन निकालेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या क्या होता है देखो, पहले तो मैंने जो क्लास का जो मार्क्स दिया हुआ है क्वेश्चन में वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ये सेम है। उसके बाद क्लास मार्क्स जो था वो भी सेम ही होगा यहाँ पे, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो फ्रीक्वेंसी है वो भी सेम है। तो इसको मैंने इसलिए ये नहीं किया है, यहीं से मैंने इसको कंटिन्यू किया है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोगों को निकालना है, देखो क्या क्या, यू आई, यू सबस्क्रिप्ट में है आई, इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स ऑफ आई माइनस ए अपॉन सी, सी इज द क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज। तो ये कैसे निकालोगे, पहले ए इज द एज्यूम्ड मीन, पहले ही हम लोगों ने देख लिया है। जो क्लास मार्क्स दिया रहता है उसमें एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू या फिर नियर बाय मिडिल वैल्यू कोई एक भी ले लेना है। यहाँ पे एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू है 35, तो एज्यूम मीन 35 हो गया। नाउ सी, सी इज द क्लास विड्थ, किसी किसी बुक में ये एच भी दिया रह सकता है, ठीक है, एच और ए सी सेम है। क्लास विड्थ, क्लास विड्थ मतलब अपर लिमिट और लोअर लिमिट में हर एक रेंज में डिफरेंस कितना है 10। देखो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना 20 में 10 है, यहाँ पे भी 20 या 30 में 10 है, हर एक जगह पे ये डिफरेंस सेम ही होगा, ठीक है, और दैट इज 10 अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल। तो मैंने क्लास विड्थ ले लिया 10। अभी इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा अच्छी तरह से देख लो पहले, उसके बाद नोट करना, प्रोसेस अच्छी तरह से समझो पहले। एक्स ऑफ आई, ये सारे के सारे एक्स ऑफ आई है, और एज्यूम्ड मीन मैंने लिया है 35,
तो मैं क्या करूंगी, पहले लिख लेती हूँ यहाँ पे 15 माइनस 35/10, फिर ये है 25 माइनस 35/10, फिर 35 माइनस 35/10, फिर 45 माइनस 35/10, फिर ये हो गया 55 माइनस 35/10। यहाँ पे मैंने उंगली रखा है और 1 बाई 1 सारे के सारे यहाँ पे पहले लिख लिया है। उसके बाद चलो कैलकुलेशन, यहाँ पे कितना होगा, -20/10 -2, ये होगा -10/10 -1, ये 0 और ये +1, ये +2। कैलकुलेशन हो गया। फिर निकालना है हम लोगों को f ऑफ i और u ऑफ i। f ऑफ i कौन सा है, ये u ऑफ i है, ये दोनों को अभी प्रोडक्ट कर देंगे। तो 2 × 2 -4 0, 6 × 1 6 और 2 × 1 2। तो फिर देखो इसको कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 0 और ये है 20। ठीक है, हाँ अभी यहाँ पे लिखेंगे हम, जगह नहीं है नीचे, अभी मीन निकाल रहे हैं। मीन क्या है, a प्लस समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 इन f ऑफ i u ऑफ i अपॉन समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n f ऑफ i इंटू c। ठीक है, तो बॉडमस रूल के हिसाब से पहले तो इंटू होगा और फिर इसमें एज्यूम मीन ऐड हो जाएगा। एज्यूम मीन क्या है यहाँ पे मेरा 35 प्लस ये कितना आया 0 और ये आया है 20। ठीक है ना, तो 0/20 इंटू सी का वैल्यू कितना है 10। तो कुछ भी 10 के साथ ऐड करो, 0 के साथ करो तो 0 ही होगा, तो फिर ये हो गया 35। ठीक है, तो अभी तुम देख सकते हो ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर मैंने तीनों प्रोसेस में निकाला है। एक ग्रुप डेटा, सॉरी नंबर 1 डायरेक्ट मेथड, नंबर 2 एज्यूम्ड मीन और शॉर्टकट मेथड एंड नंबर 3 स्टेप डेविएशन मेथड। सारे के सारे प्रोसेस में मीन विल बी द सेम, कोई भी एक प्रोसेस यूज करो मीन सेम ही होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में ये लिखना टेबल छोटा होता है लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा होता है क्योंकि तुमको डायरेक्ट इसके साथ फ्रीक्वेंसी को प्रोडक्ट करना होता है। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, इसको कैलकुलेशन करके जब तुम छोटा कर लेते हो तो ये प्रोडक्ट थोड़ा सा छोटा हो जाता है, और स्टेप डेविएशन में और भी स्टेप छोटा हो जाता है, तो इसमें प्रोडक्ट करने से ये वैल्यूज और स्मॉल हो जाते हैं जिसका कैलकुलेशन सम करना बहुत इजी हो जाता है। दैट्स इट, नथिंग एल्स, उससे ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन का प्रोसेस 3 प्रोसेस मैं समझाने में सफल रही हूँ। तो क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, कुछ पेशेंट्स है जो मंथ में 1 से ज्यादा टाइम हॉस्पिटल में आते हैं चेकअप के लिए। ठीक है, तो 10 से 20 पेशेंट ऐसे हैं जो मंथ में 5 डेज हॉस्पिटल में आए चेकअप के लिए। उसी तरह से 20 to 30 ऐसे पेशेंट है जो महीने में 2 दिन आए हैं चेकअप के लिए। इसी तरह से एक स्टैटिस्टिकल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसका मीन निकालना है यूजिंग शॉर्टकट मेथड और एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, और यहाँ पे एज्यूम करने के लिए बोला है 45 जो है उसको एज्यूम्ड मीन ये दिया हुआ है गिवन है, और जो मीन है उसको बोला है कि फाइंड आउट करो करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसका मतलब समझ में आ रहा है, डेसिमल में आएगा, एकदम डेसिमल में आएगा। तो पहले हम इसका चार्ट बना लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ पे दिया, लिखो नंबर ऑफ पेशेंट्स, ये तो रेंज दिया हुआ है, तो ये ग्रुप डेटा है या अनग्रुप डेटा है? ग्रुप। ये एनालिसिस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस कर लोगे तो फिर समझ में आ जाएगा इजीली कि क्या करना है। 3 मेथड्स होते हैं, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन यहाँ पे बोला गया है, तुमको मेंशन किया है क्वेश्चन में कि शॉर्टकट मेथड यूज करना है। यहाँ पे है नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ आई। हाँ, कितने हैं 5, 2, 7, 9, 2 और 5। ठीक है, चलो क्योंकि रेंज दिया हुआ है यहाँ पे पहले क्या निकालना है,
एग्जैक्टली क्लास मार्क मिडिल वैल्यू वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे एक्स ऑफ आई। क्लास मार्क्स हम यहाँ से निकाल लेंगे एक्स ऑफ आई। क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों के एग्जैक्ट बीच वाला जो वैल्यू होता है, एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू। तो ये हो गया 15, फिर ये 25, ये 35। ये सेम लेवल में लिख रहे हो या आगे पीछे हो रहा है, देखो तो क्या चीज सेम लेवल? मतलब ये लेवल ठीक है ना? ठीक तो हाँ ठीक है। क्लास मार्क्स ठीक है। उसके बाद क्या करना है, शॉर्टकट मेथड है तो क्या करना होगा, यूआई लिखना होगा। No. सॉरी डीआई। डीआई निकालना है। डीआई शॉर्टकट मेथड में डीआई, स्टेप डेविएशन मेथड में यूआई। डीआई का फॉर्मूला क्या है, एक्सआई XI माइनस ए, एक्सआई माइनस ए। तो पहले इसको निकालेंगे। चलो पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक्सआई जो भी है वो सब लिख लेती हूँ, ठीक है। सारे के सारे एक्सआई जो है वो लिख लो पहले। इस तरह से करोगे तो भूल होने का चांसेस कम है, मिस्टेक कम होगा। ये 65 है हम, और माइनस करोगे एज्यूम्ड मीन जिसको बोला है 45 लेने के लिए, तो माइनस करो यहाँ पे 45 माइनस 45। अच्छा मैं 45 নিতে বলে দিয়েছি না নাকি? Yes, yes, it is given in the question. Take assume mean as 45. It is given. चलो अब इसका वैल्यू कितना होगा, -30 -30 -20 -20 -10 -10 0 0 10 10 और 20। एफआई का सम कर ये हो गया। अभी निकालना है, नेक्स्ट क्या करना है, एफआई डीआई एफआई डीआई। इसका मतलब ये है एफआई, ये है डीआई प्रोडक्ट -150, फिर -40 -40 2 into -20 -40 7 -10 -70, फिर नेक्स्ट 0 0 20 2 into 10 20। 100 तो यहाँ पे मैं इक्वल क्यों लगा रही हूँ, 100 यहाँ पे इक्वल सारे दे दिया है वो इसको। इसका एडिशन कितना हुआ, -140 श्योर, -140 इज द सम। अच्छा तो इसका सम हो गया -140, और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है 30 ठीक है सर। तो ये सम हो गया एफ ऑफ डी आई का -140, और सिर्फ एफ ऑफ आई का सम हुआ 30। अभी मीन निकालेंगे। शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला क्या है, a plus summation of fi di by summation of fi। पूरा सम करके बैठे। हां करके बैठे, ठीक है। तो ये 1 से लेके n तक जाएगा, ये भी i का वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगा, ये लिख लेना एक बार। अभी एज्यूम्ड मीन कितना था 45, ये कितना आया है -140, और यहाँ पे एफ ऑफ आई 30। तो इसका कैलकुलेशन कितना आया, -14/3 कितना आया है 13, प्लस माइनस माइनस कर दिया, ये तो 0 0 कट गया, 14/3 ये कितना होगा 4 है ना, 20.666 ऐसा कुछ आ रहा है, 14.666 ऐसा कुछ आएगा। देखो तो मैं इसको कर देती हूँ 45 माइनस 4.67 कर देती हूँ, तो ये हो गया तुम्हारा 40.33। देखो तो 40.33 आ रहा है। सो 40.33 क्योंकि डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो मैंने यहाँ पे तो 0.666 ऐसा मेरा आ रहा है, तो 0.67 लिया है इसको, और 0.67 को फिर इसको माइनस करो 45 से तो आ जाएगा 40.33। सो दिस इज द मीन ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्लासेस और फ्रीक्वेंसीज गिवन है, जिसमें से एक फ्रीक्वेंसी अननोन है p, इसी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और मीन दिया गया है 7.5। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, मीन गिवन है और जो डेटा गिवन है उसमें से भी एक मीन का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक है, तो मीन का फॉर्मूला निकालने का 3 प्रोसेस है, तो कोई भी एक यूज कर सकते हो, डायरेक्ट
शॉर्टकट या फिर स्टेप डेविएशन मेथड, कौन सा करूँ बोलो? शॉर्टकट। शॉर्टकट करूँ? डायरेक्ट मेथड कर देते इजी रहता। डायरेक्ट इजी रहता है लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करना होता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि रेंज थोड़ा छोटा छोटा है, रेंज का वैल्यू छोटा है इसलिए तुम डायरेक्ट कर सकते हो। तो पहले यहाँ पे लिख लो क्लासेस, क्लासेस है 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, और उसके बाद करो क्लास मार्क्स। क्लास मार्क्स को ले लेते हैं 105। ये क्या होगा? इसका मिडिल वैल्यू 2 + 4, 6/2 is 3। यहाँ पे ये हो जाएगा 5, यहाँ पे होगा 7, फिर होगा 9, फिर होगा 11 और ये पे 13। ठीक है, क्लास मार्क्स ठीक है? देखो तो चलो क्लास मार्क्स 20 का जो क्या चीज है? हाँ चलो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी गिवन है f ऑफ i, ले लेती है उसको। क्या क्या है लिखो जरा, 6, 8, 15। एक बार चेक कर लेना मैं ठीक ठाक लिख रही हूँ या नहीं। p, उसके बाद वाला p 9 तक है ना, हाँ, उसके बाद है 8 और उसके बाद है 4। ठीक है, अभी हम डायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हैं ना, तो डायरेक्ट f ऑफ i x ऑफ i कर लेते हैं। यहाँ पे 6 × 3 18, ये हो गया 40, 7 × 15 105, फिर ये हो गया 90 और ये हो गया 88 और ये कितना हो रहा है? 52। ठीक है, अब इसका सम करो। सिर्फ ये 9p को छोड़ देना है, इस पार्ट को छोड़ दो, ये प्लस 9p के फॉर्मेट में ही रहेगा क्योंकि ये तो ऐड नहीं होगा इसके साथ, p इसके साथ प्रोडक्ट है। इसको ऐड करो अभी, ये हो गया 0, 5, 3, ये होता है 3, 0, 7, 8, 9, 10, 0 कैरी 1 और फिर ये हो गया 1, 2, 3, 303 प्लस और यहाँ पे रहेगा 90। तो ये हो गया 303 प्लस 90 और फ्रीक्वेंसी का सम कितना है? 41 इस p को ऐड मत करो तो प्लस फॉर्म में रह जाएगा। क्या 41 plus p, 41 प्लस p, p के अलावा बाकी सारे को ऐड कर दो प्लस p। ठीक है, अभी डायरेक्ट मेथड में मीन का क्या फॉर्मूला है? summation of fi xi by summation fi। एकदम, ये 1 से n तक और ये भी 1 से n तक। तो अभी देखो मीन गिवन है 7.5, तो मैं यहाँ पे 7.5 लिख दूंगी, ये सॉल्व होगा। और यहाँ पे x ऑफ i f ऑफ i का सम 303 प्लस 9p अपॉन f ऑफ i का सम 41 प्लस p। ठीक है, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसके साथ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 41 × 7.5 ये कितना आया है? 307.5। 307.5 41 के साथ इसको प्रोडक्ट करने से 307.5 प्लस 7.5p इज इक्वल टू, ये एज इट इज रह जाएगा यहाँ पे 303 प्लस 9p। उसके बाद क्या करोगे? इस p को इस साइड में लेके आओ, 1.5 माइनस 1.5p। ठीक है, इस 9p को मैं इस साइड में लेके आई तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये बड़ा है तो फिर 7.5 माइनस 9p ये हो गया -15। उसी तरह से मैं क्या करूंगी, यहाँ पे तो 303 था और इसको मैं इस साइड में लेके आऊंगी 303 माइनस 307.5 -4.5। तो ये हो गया -1.5p इक्वल टू -4.5। तो दैट implies p becomes
3 4 कहाँ पे हो गया? नहीं मैं पूरा बोला 4.5 बार। तो इसमें p का वैल्यू कितना आ गया? 3। तो ये क्वेश्चन ए का फाइंड p, ये ठीक है।